तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें से जो ह्यूमन आई वाला तुम्हारा टॉपिक है वो एक तरह से 2022 में होने वाला बोर्ड एग्ज़ाम में रिमूव कर दिया गया है। तो हम लोग सीधा बढ़ेंगे कलरफुल वर्ल्ड में, और कलरफुल वर्ल्ड में ये प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म वाला पार्ट आ रहा है आपका, यहाँ से आपका पूरा टॉपिक ठीक है आएगा। एस चांद में ये तुम्हारा ग्लास प्रिज्म से जितना फर्दर टॉपिक गया हुआ है वो पूरा है, इंक्लूडेड है सिलेबस में 2022 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे प्रिज्म के बारे में जानने से पहले प्रिज्म का सिंपल सा डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिज्म है क्या? द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या होता है प्रिज्म? एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो ग्लास से मिलके बना हुआ है, ग्लास से बनाया गया है जिसको, और दो ट्रायंगुलर एंड्स होता है, दो ट्रायंगुलर एंड्स होता है जिसका, एंड 3 रेक्टेंगुलर साइड्स। ठीक है, मतलब तुम समझ लो आगे और पीछे से ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और अगर तुम साइड से देख रहे हो, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये साइड से अगर तुम देखोगे तो ये कुछ इस तरह से, तो तुम्हारा आगे और पीछे का जो एंड है वो दो ट्रायंगुलर ये फेस हो गया, और ये एक तरफ इधर, एक इस तरफ से तुम्हारा रेक्टेंगुलर फेस आएगा, देख लो। ठीक है, और एक नीचे में ट्रायंगुलर फेस आएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर फेस आएगा। तो तुम्हारा ट्रायंगुलर फेस कितना हो गया बाबू? 2 ट्रायंगुलर फेस, ट्रायंगल शेप में कितना? एक आगे और एक पीछे। और रेक्टेंगुलर फेस कितना हो गया? 3, एक इस साइड और एक बॉटम वाले साइड में। ठीक है, तो हैविंग 2 ट्रायंगुलर एंड्स एंड 3 रेक्टेंगुलर साइड्स या रेक्टेंगुलर फेसेस जिसको बोल सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें याद रखना, प्रिज्म में बहुत मैटर करता है ये एंगल। ये जो ट्रायंगुलर फेस का जो दो साइड्स है वो इंक्लाइंड रहता है एक दूसरे पे क्या रहता है? मतलब एक एंगल बना रहा होता है, और इस एंगल को एंगल ऑफ द प्रिज्म कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये चीज़ है द अपोजिट फेसेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म। ठीक है, F1 एंड F2 मान लिया इसको, एक साइड को F1 मान लिया और दूसरे साइड को F2 मान लिया गया। ठीक है, ये अपोजिट फेसेस आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर। ये लोग एक दूसरे पे पैरेलल नहीं है, क्या है ये लोग? दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल टू वन अनदर। ये लोग दोनों इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन डेफिनेशन आता है एंगल ऑफ द प्रिज्म का। यहाँ पे क्या आता है? मेन डेफिनेशन एंगल ऑफ द प्रिज्म का। द एंगल बिटवीन इट्स अपोजिट फेसेस। किसका अपोजिट फेसेस? प्रिज्म का अपोजिट फेसेस के बीच का एंगल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो समझ में आया, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ द प्रिज्म। क्लियर है? अब एक प्रिज्म को तुम ट्रायंगुलर साइड से देखोगे तो वो दोनों ट्रायंगल का टॉप का जो एंगल बनता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ द प्रिज्म बोलते हैं। आगे बढ़ सकते हैं इसमें आगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, आराम से देख करके इसको लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो बुक में। अब अगला टॉपिक मेरा है कि प्रिज्म एक्चुअली करता क्या है। हम लोग स्लैब पढ़ चुके हैं ना, रेक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्लैब में एक चीज़ तुम देख लो कि जब भी लाइट रे निकलता है, ठीक है, लाइट रे मान लो ऐसे आ रहा है, यहाँ पे मान लो नॉर्मल बनाए, ये थोड़ा टुवर्ड्स द नॉर्मल गया। ठीक है, उसके बाद ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, एक्चुअल पाथ से ये पैरेलल हो जाता है। ये मेरा इंसिडेंट लाइट अगर इस तरह से जाता तो ये मेरा इंसिडेंट लाइट होता, इंसिडेंट रे होता, और ये मेरा इमर्जेंट रे, एक्चुअल में रे इस तरह से निकला। ठीक है, तो ये पैरेलल होता है इमर्जेंट रे, और जो तुम्हारा एक्चुअल में इंसिडेंट रे का पाथ वो पैरेलल होता है स्लैब में। बट ग्लास प्रिज्म में पैरेलल नहीं होता। इमर्जेंट रे और जो मेरा इंसिडेंट रे का पाथ है, पाथ का बात कर रहा है, एक्चुअल में इंसिडेंट रे इस पाथ पे आ नहीं रहा। ठीक है, और इसमें भी प्रिज्म में भी इस पाथ पे जा नहीं रहा, जा रहा है इस पाथ पे। ठीक है, लेकिन उसका पाथ के साथ ये पैरेलल नहीं होता, ग्लास स्लैब में पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखना दिमाग में, तो तब अच्छे से समझ में आएगा। इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल। यहाँ पे लिखा हुआ है इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, बट इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, द इमर्जेंट रे इन अ, ये सीधा सीधी यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, the emergent ray of a light in a glass prism is not parallel to the incident ray of light because, इसका कारण दिया हुआ है तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज द अपोजिट फेसेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म
आर नॉट पैरेलल टू वन अदर, क्योंकि जो फेस है जहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा वही पैरेलल नहीं है, तो लाइट कैसे पैरेलल हो जाएगा उसे निकलता हुआ। ठीक है, तो सीधा सा बात, तुम्हारा जो ग्लास प्रिज्म है इसका फेस क्या पैरेलल है आपस में, दोनों फेसेस नहीं है, तो इसीलिए इसमें जो लाइट रे एक्चुअल जो इंसिडेंट का पाथ होता है ये हो रहा होता है, बट लाइट कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, तो लाइट का एक्चुअल पाथ इधर गया, बट इंसिडेंट रे के साथ क्या ये इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे का लाइन के साथ पैरेलल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका फेस ही पैरेलल नहीं था। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में फेस पैरेलल होता है, इसीलिए इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल हो जाता है। ठीक है, बस ये यहाँ तक ये पॉइंट कर लोगे तो कहानी तुम्हारा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। Actually, in refraction through a glass prism, the emergent ray is deviated from its original direction by a certain angle. है ना, इसमें कोई एंगल पे एक्चुअली में ये तुम समझ लो कि ये इसका डेविएशन है। अगर तुम इसको देख लोगे तो ये मेरा डेविएशन है। इसको चलो अच्छे से समझाएंगे अभी हम। ठीक है, कुछ डेविएशन होता है। डेविएशन मतलब अपने लाइन से भटक जाना, डेविएट कर जाना। हिंदी में प्योर मतलब हुआ डेविएट करना का मतलब भटकना। अपने रास्ते से हम जा रहे हैं, इधर सीधा जा रहे हैं, हम अचानक से इधर मुड़ गए, तो हम इतना डिग्री पे क्या कर गए, इतना डिग्री पे इतना एंगल पे डेविएट कर गए। ठीक है, तो डेविएशन के बारे में अब आते हैं। पहले एक बार अच्छे से इसका स्ट्रक्चर समझो, हम बुक से ही इसी में समझा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है, ये एक ग्लास का प्रिज्म बनाया गया है। बोलो कोई दिक्कत है? एक साइड दिखा रहे हैं, सारा साइड दिखाने का जरूरत है क्या? बता दो मेरे को। पूरा नहीं, वो तीनों एंगल डिपेंड करता है। हो भी सकता है जैसे एक आइसोसेलिस प्रिज्म हो गया, ठीक है, इक्विलैटरल प्रिज्म में तीनों एंगल सेम हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। बस, और हमको बाकी का दो एंगल से ज़्यादा लेना देना नहीं है। बस इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ द प्रिज्म कहते हैं, वो याद रखने का जरूरत है। इसी से डेविएशन कितना होगा ये भी डिपेंड करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। एंगल ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड करता है कि डेविएशन लाइट का कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितना ज़्यादा ये रहेगा, तुम समझ लो एंगल ऑफ द प्रिज्म जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा डेविएशन होने का चांसेस है। तो जितना कम एंगल ऑफ द प्रिज्म रहेगा उतना कम डेविएशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। क्लियर है ये वाला एंगल? ठीक, अब इसको अच्छे से समझो। एक लाइट रे मेरा आ रहा है, एक इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे? जो लाइट रे, मेन लाइट रे आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे एक नॉर्मल बनाया गया है, देखिएगा यहाँ पे क्या बनाया गया? एक नॉर्मल बनाया गया। मतलब उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे वो सरफेस का परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल बनाया गया, तो इसका एक्चुअल पाथ मेरा ना, इसका एक्चुअल पाथ मेरा ये होना चाहिए था, ये ऐसे सीधा निकलना चाहिए था। बट क्या सीधा निकलेगा? नहीं निकलेगा। ऑब्वियस बात है। सबसे पहले तो ये अब टूवर्ड्स द नॉर्मल, देखो ये सीधा रास्ता है, तो सीधा रास्ता से ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ गया। बोलो कोई दिक्कत है? ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गया, इंसिडेंट रे ऐसे गया और यहाँ पे मुड़ गया। अब इसका देखो दूसरा बार, अब दूसरा बार फिर से मेरा नॉर्मल बनेगा, क्योंकि दूसरा सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग उस सरफेस का परपेंडिकुलर बना दिए, तो नॉर्मल 2 बन गया। दिस वाज नॉर्मल 1, दिस वाज नॉर्मल 2। ठीक है, एन और एम से डिनोट किया गया इस बुक में। ठीक है, अब ये इस बार डेंसर टू रेयरर जा रहा है। देखो पहले रेयरर टू डेंसर गया तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, अब डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका अब एक्चुअल पाथ सीधा होता, इसका अब एक्चुअल पाथ सीधा होता, बट ये सीधा ना जा करके किधर को मुड़ जाएगा? ये अवे मुड़ जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। और ये जो रे निकला इसको कहते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। बोलो कोई दिक्कत? इंसिडेंट रे, जो रे मेन रे आया और जो फाइनली निकला, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। अब देखिए बहुत अच्छा से आप इसको समझ सकते हैं कि टोटल डेविएशन कितना हुआ। देखो 2 बार डेविएशन हो रहा है। एक बार डेविएशन आपका यहाँ पे हुआ, ठीक है, इसको चलो दूसरा कलर से बनाते हैं। एक डेविएशन मेरा यहाँ पे हुआ और एक डेविएशन मेरा आपका यहाँ पे होना था, ये वाला लाइन पे हुआ। ठीक है, इसको आप कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है। अब देखो कैसे, अगर हम
ये जो इमर्जेंट रे को पीछे से पता कर ले कि पीछे से निकाल रहे हैं, ठीक है, मान लो पीछे से निकाल रहे हैं, तो जो इंसिडेंट रे का पाथ है ये येलो वाला लाइन, उसके साथ ये ऑरेंज वाला लाइन कितना डेविएट किया, ये मेरे को बताएगा ना कि टोटल डेविएशन कितना हो रहा है। ठीक है, ये मेरा टोटल डेविएशन हुआ, ये जो बाद में हम एंगल बनाए, दिस इज द टोटल डेविएशन। इसका पाथ था ये, मुड़ के फाइनली चला गया इधर, तो ये मेरा जो एंगल बना ये टोटल डेविएशन निकला। अब ट्रायंगल में तुम लोग पढ़े हुए हो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि दिस एंगल, इसके बगल वाला एंगल तो ये है, इसको हम लोग को कंसीडर करना नहीं है, बाकी का दो अपोजिट इंटीरियर एंगल को अगर ऐड करेंगे तो क्या ये एंगल बन जाएगा। हाँ, यानी कि ये डेविएशन किस पे डिपेंड किया, यही दोनों डेविएशन का सम हुआ, यहाँ पे जितना मुड़ा और यहाँ पे जितना मुड़ा। क्लियर है, डेविएशन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, याद रखना। ठीक है, दिस इज डेविएशन, ये हमारा डेल्टा साइन होता है। अब आप बोलोगे कि डेल्टा साइन तो सर हम लोग ये पढ़े हुए ट्रायंगल शेप में, केमिस्ट्री में हम लोग हीट वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए बताते हैं। तो देखो ये चीज़ समझो, ग्रीक लेटर का कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स को अच्छे से ध्यान रखना, ये भी डेल्टा ही है, ठीक है, और ये भी डेल्टा ही है, ठीक है, ये दोनों डेल्टा है, बस फर्क क्या है, दिस इज अपर केस, अपर केस याद है किसको बोलते हैं, मतलब कैपिटल, कैपिटल डेल्टा का सिंबल ये है, और लोअर केस में ये है, ठीक है, लोअर केस। जैसे हम लोग कैपिटल ए इस तरह से लिखते हैं ना, और स्मॉल ए इस तरह से लिखते हैं ना, हम लोग को पता है कि ए, लेकिन दोनों में देखो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अगर कोई इंग्लिश नहीं जान रहा होगा, कोई इंग्लिश वर्ड से वाकिफ़ नहीं होगा, तो बोलेगा ये कैसे हो गया, बड़ा में ए ऐसा, छोटा में ए ऐसा, दोनों बहुत डिफरेंट लगेगा। उसी तरह से हम लोग को लग रहा होगा ये तो बहुत डिफरेंट है, ठीक है, बट है यही, जो है सो यही। ये कैपिटल में डेल्टा ये होता है, स्मॉलर में डेल्टा ये होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम लोग वापस से आते हैं, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, ये मेरा एंगल हो गया डेल्टा, ये यहाँ पे हट नहीं रहा था इसलिए यहाँ पे लिखे, ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, डेविएशन 1 एंड डेविएशन 2, ठीक है। ये डेल्टा डेविएशन 1 और डेविएशन 2 से क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा ना हम बना के दिखाएंगे, मेरे ख्याल से फिगर किस तरह से काम कर रहा है ये चीज़ समझ गए हो, ठीक है, किस तरह से क्या क्या एंगल्स दिखाना है। अब एक बार हम तुमको बना करके ये सामने से दिखाते हैं। ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे बनेगा, व्हाट इज दिस, एंगल ऑफ द प्रिज्म, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक क्या लाइट रे लेकर के आए, क्या मैं एक लाइट रे, इंसिडेंट लाइट को लेकर के आऊँ, एकदम लेकर के आ गया। अब क्या मैं यहाँ पे नॉर्मल बना दूँ, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। अब ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल चला गया, बट अगर मैं बोलूँ कि आप बताओ इसका ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ क्या ये होता, बोलो ये होता। अब मैं फिर से यहाँ पे नॉर्मल बनाऊँ इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल बनेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये इसका यहाँ से पाथ क्या ये था, बट वहाँ नहीं जा करके ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे रेयरर टू डेंसर गया, यहाँ डेंसर टू रेयरर जा रहा, तो इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। क्लियर है, ये मेरा इंसिडेंट रे और ये मेरा रिफ्रैक्टेड, ये मेरा इंसिडेंट रे और ये मेरा इमर्जेंट रे। डायग्राम समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया, मेरे को बता दो। अब देखो क्या करना है, मेरे को ये लाइन थोड़ा सा पीछे की ओर खींच लेना है। चलो एक बार बता ही देते हैं कि ये लाइन किधर जा रहा था, इधर जा रहा था, ठीक है। अब अगर आप इसको एक्सटेंड कर दोगे पीछे, अगर आप इसको एक्सटेंड कर दोगे तो हमको पता है बाबू, हमको पता है कि ये मेरा इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट
रे, और ये मेरे को पता है कि दिस वाज इमर्जेंट रे। ठीक है, एरो से इंडिकेट कर देते हैं, ये इधर गया, फिर ये इधर गया, फिर ये इधर से निकला। क्लियर है? ये सब येलो लाइंस मेरा क्या है, एक्चुअल पाथ जो होता बट हुआ नहीं। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहां पे आप मान लो कि डेविएशन 1 हो रहा है, डेविएशन 1, ये मेरा डेविएशन ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, छोटा में शायद आपको कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि ये डेविएशन का ये वाला सिंबल है, डेल्टा। यहाँ पे अब आप बोलोगे कि सर डेविएशन तो यहाँ पे हो रहा है, ये है मेरा डेविएशन 2, आप अंदर बार बार क्यों ले रहे हैं? डेविएशन 2 तो यहाँ ये पाथ था, इधर चला गया, दूसरा डेविएशन तो यहाँ पे इतना एंगल पे हुआ, पर क्या वर्टिकली अगर इसको लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है? ये एंगल इससे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो डेविएशन तो एक्चुअल में फर्स्ट डेविएशन यहाँ हुआ, सेकंड डेविएशन यहाँ पे हुआ, बट वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेकंड डेविएशन ये भी डेविएशन 2 ही है। ठीक, 2 डेविएशन निकल गया। अब आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो यानी कि ये तो मेरा टोटल डेविएशन है ना, ये तो मेरा टोटल, यहाँ पे देखो 1 और 2 नहीं दिए, यहाँ डेविएशन 1, यहाँ डेविएशन 2, ये टोटल डेविएशन। तो मेरा एक इक्वेशन निकल गया कि डेविएशन इज इक्वल्स टू डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2। कौन सा मैथमेटिकल रूल ये अप्लाई हुआ? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इस ये एंगल के ये एडजेसेंट में है, अपोजिट में ये दोनों है, इसीलिए इसको ये पहला मेरा जनरल रूल निकल करके आ गया। एंगल ए का यहाँ पे काम नहीं है, बट है, रिफ्रैक्शन में काम आता है। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोग समझ चुके हैं कि क्या है, क्या सिस्टम किस तरह से चल रहा है। ये इंसिडेंट रे बना दिए, इमर्जेंट रे बना दिए, ये था मेरा नॉर्मल 1, ये था मेरा नॉर्मल 2। ठीक है, बस अगर आपको रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म दिखाना है तो इतना करके आपको दिखाना होगा। कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम क्या रिलेशनशिप और निकाल सकते हैं इससे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप लोगों के बुक में नहीं दिया हुआ है, बट इसको हम समझाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मेरे को आप एक बात बताओ, ठीक है, बहुत प्यारा सा बात पूछते हैं। अगर आप इस नॉर्मल को यहाँ पे मीट करा दोगे तो ये आपको एक क्वाड्रिलैटरल के जैसा दिख रहा है क्या? ये क्वाड्रिलैटरल के जैसा दिख रहा है क्या? हाँ, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल का सम कितना होता है आप बता सकते हो? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर 360 डिग्री। यानी कि अगर हम इसका नाम ले ले, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम ले ले O, इस पॉइंट का नाम ले ले M, और इस पॉइंट का नाम ले, चलो ये M तो नहीं, P ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम ले ले P और इस पॉइंट का नाम ले ले Q, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब POQ और इसका नाम है A ही रखो इसका नाम, ठीक है। एंगल का नाम है और उस पॉइंट का भी, वर्टेक्स का भी नाम है। POQA एक क्वाड्रिलैटरल है, इज अ क्वाड्रिलैटरल। अब मेरे को बताओ, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल है, वो नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो दो एंगल मेरे को एंगल P और एंगल Q 90 है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ये दोनों कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल और सरफेस के बीच में बना हुआ है। हम सीधा सीधी नॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है। अब दो एंगल 90 हो चुका, तो एंगल A प्लस एंगल O कितना होगा? कोई बता सकता है मेरे को? नाउ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल कितना होता है बाबू? एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री। लिख नहीं रहे, रीजन पता है तुम लोगों को, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। एंगल P कितना हो गया? 90 और ये 90, तो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 90 180, है ना। ये 90 90 को ऐड करके उधर माइनस में भेज दिया, यानी कि 180 डिग्री। अब देखो एंगल A प्लस एंगल O मेरा कितना निकल गया है? 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल का सम मेरा कितना आया?
180 डिग्री। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, अब आप एक चीज़ मेरे को बताना, क्या ये अगर मेरा रिफ्रैक्शन है और ये मेरा नॉर्मल है तो ये रिफ्रैक्शन 1 होगा? एक रे गया, ये नॉर्मल है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये एंगल मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो ये नॉर्मल है अगर ये ऑरेंज वाला लाइन और ग्रीन वाला नॉर्मल है, तो ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल रिफ्रैक्शन हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और मेरे को ये वाला बताओ, ये दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब देखो, दो एंगल अगर दिया हुआ है एक ट्रायंगल में, तो क्या तीसरा एंगल आराम से निकाल सकते हैं हम लोग? चलिए वही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग अभी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए किस तरह से किया जाता है। देखो इन ट्रायंगल POQ में मेरे को एक बात बताओ, POQ में मेरे को बात बताओ, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q कितना है? 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होगा। अब POQ का इस बार देखो, क्वाड्रिलैटरल का एंगल P अलग था, तब ये पूरा एंगल P को कंसिडर कर रहे थे। हम अगर नाम बोल दिए POQ ट्रायंगल में, तब इसका P खाली एंगल इतना होगा। याद रख लेना, यहाँ पे एंगल P अलग था, यहाँ पे एंगल P अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हम नाम दे दिए। अब इस ट्रायंगल में जो एंगल P पड़ रहा है वो है एंगल P, ठीक है। अब एंगल P मेरा निकल गया था R1, हाँ, एंगल P मेरा R1 और एंगल Q मेरा R2। इस ट्रायंगल POQ का एंगल P, ठीक है, पूरा एंगल P मत ले लेना, प्लस एंगल O प्लस R, ये मेरा एंगल Q R2 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, उधर भेज दिए, ठीक है। यानी कि ये मेरा आ गया बाबू, एंगल O मेरा आ गया 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, ब्रैकेट ले करके इसको प्लस में लिख लिए। अब एंगल O का अगर मेरा वैल्यू ये है, तो क्या मैं इस जगह पे एंगल O का वो वैल्यू पुट कर सकता हूँ? ठीक है, देखो जादू देखो खाली तुम, एंगल A को उसी तरह छोड़ दिए, एंगल O का वैल्यू आया 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A, एंगल ऑफ द प्रिज्म यहीं रखेंगे, 180 डिग्री उधर पहले से है, ये 180 डिग्री साइड चेंज करके माइनस में गया, और ये R1 प्लस R2 माइनस में है, तो प्लस R1 प्लस R2 हो गया। ये 180 डिग्री कट गया, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ द प्रिज्म रिफ्रैक्शन से रिलेट कर रहा है? तो ये ऑब्वियस सा बात है, जब रिफ्रैक्शन से रिलेट कर रहा है यानी कि डेविएशन को अफेक्ट कर रहा है एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो एंगल ऑफ द प्रिज्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू द फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस द सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मेरा सॉल्व हो गया। इस फॉर्मूला को तुम लोग बहुत बार यूज़ कर सकते हो, बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। अगर बाई चांस बाई डिफ़ॉल्ट, ऐसा तो तुम लोग का है नहीं, ICSE बोर्ड में है ये, ठीक है, अगर R1 और R2 दिया हुआ रहे तो एंगल ऑफ द प्रिज्म कैसे निकालना है, या एंगल ऑफ द प्रिज्म और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया तो दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकलेगा, ये सब चीज़ आराम से सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग दो फॉर्मूलाज पढ़े, ठीक है, हम लोग दो फॉर्मूलाज पढ़े, एक डेविएशन इज इक्वल्स टू डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्शन 1 प्लस रिफ्रैक्शन 2। क्लियर है? बोलो कोई ना दिक्कत, कोई भी हल्का सा भी? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि प्रिज्म का कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छा से समझ गए, इससे ज़्यादा प्रिज्म में कुछ है नहीं, सिर्फ छोटा मोटा डेफिनेशंस है, और एक तो और लॉजिक है कि हमेशा देखना प्रिज्म में ये चीज़ हमेशा देखना बाबू कि लाइट रे हमेशा उसके बेस के तरफ मुड़ता है। प्रिज्म में लाइट रे कहाँ मुड़ता है? ऑलवेज टूवर्ड्स इट्स बेस। एम आई क्लियर? वेरी गुड। अगर इस तरह से प्रिज्म है उल्टा, लाइट रे यहाँ से घुसा, ठीक है, ये इधर को गया, ठीक है,
सॉरी, थोड़ा सा लाइट रे भी हम टेढ़ा मेढ़ा उल्ट घुसा दिए। लाइट रे इधर से आया, इधर गया, इधर मुड़ा। अगर मान लो, पता था ये क्वेश्चन आएगा मेरे को, अगर ये इधर से घुस रहा है तो देखो सबसे पहला बात तो जान लो, ये अगर नॉर्मल पे है तब तो सीधा मार देगा और उसके बाद फिर उधर ही जाएगा, ठीक है। और अगर नॉर्मल पे नहीं है, ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा और टेढ़ा जा रहा है, ठीक है, तब भी वो लगभग उधर ही जाएगा। पाथ उसका हमेशा वही रहेगा, कुछ भी कर लो, हमेशा लाइट किधर को मुड़ता है, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स बेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, नाउ व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a prism, it bends towards the base of the prism, बताया अभी मैंने, ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, जब भी लाइट रे पास करेगा प्रिज्म से, वो हमेशा थिकर पार्ट में, मतलब जिधर मोटू मोटू सा उसको दिखेगा एरिया, उधर के तरफ वो मुड़ेगा, ठीक है। यानी कि लाइट रे को मोटू मोटू लोग पसंद है, मेरे जैसा, ठीक है। अब पतलू पतलू लोग पसंद नहीं है, तो जो पतला है खाना पीना अच्छा से खाओ और थोड़ा सा सेहत बनाओ। अब देखो सभी कोई तो पतला है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। द एंगल डेविएशन का, अगर एंगल ऑफ डेविएशन तुमको लिखना है, ठीक है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। बना के तो दिखा दिए, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा का लोअर केस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। अब इट इज पेक्युलर शेप, अब प्लीज नोट दैट इट इज द पेक्युलर शेप ऑफ द ग्लास प्रिज्म विच मेक्स द इमर्जेंट रे बेंड विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। पेक्युलर मतलब अजीब सा, ठीक है, ये उसका पेक्युलर जो अजीब सा शेप है, उसके वजह से वो तुम्हारा बेस की तरफ मुड़ता है। क्लियर बात है, वो थिकर पार्ट, बस वो याद रखने वाला चीज़ है, वो याद रखना। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का डेफिनेशन बताना पड़ेगा क्या, ठीक है, हमेशा याद रखना। द मेन रे, ठीक है, विच इज एंटरिंग इन अ प्रिज्म, विच इज गोइंग टू एंटर इन अ प्रिज्म इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, एंड द फाइनल रे विच कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद, दैट इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है, रटना नहीं पड़ेगा, रटने से बच जाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? ये बोल रहा है कि पिक्यूलर शेप जो होता है ना, जो ट्रायंगल शेप को पिक्यूलर बोल रहा है, ठीक है। पिक्यूलर मतलब होता है जैसा तैसा भद्दा टाइप का, पता नहीं इसको भद्दा क्यों बोला जा रहा है, भद्दा नहीं होना चाहिए, मतलब अजीब सा शेप समझो। ये जो ट्रायंगल शेप है, अजीब सा शेप, इसके वजह से मेक्स द इंसिडेंट रे बेंड विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे को इंसिडेंट रे के हिसाब से बेंड करा दिया जाता है, वो ट्रायंगुलर शेप का कारण है। अगर दोनों पैरेलल रहता तो उस हिसाब से बेंड नहीं करता, वो खाली लैटरली शिफ्ट करता, जैसा कि हम लोगों ने ग्लास स्लैब में देखा है। बोलो कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए 4 बार पूछ चुके। प्रिज्म क्लियर, प्रिज्म में जितना था नहीं उससे ज़्यादा ही चीज़ समझा दिए, ठीक है। अब आता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बहुत ही मक्खन वाला, मस्का वाला चीज़ है। डिस्पर्सन होता क्या है? टूटना, डिस्पर्स हो जाना, जैसे स्कैटर कर जाना, स्प्लिट बोल सकते हो, हाँ ठीक है। बट देखो जैसे तुम लोग बैठा हुआ है, हम उठा के एक तो आलू बॉम्ब ला करके बीच में फेंक दिए, तुम लोग डिस्पर्स कर जाएगा, तुम लोग क्या हो जाएगा, इधर तितिर बितिर फैल जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा। मतलब ये भागना, इधर उधर डिस्पर्स कर जाना। कोई बोलते हैं ना हमेशा भीड़ को डिस्पर्स कीजिए, अगर एक जगह भीड़ इकट्ठा हो रहा है उसको डिस्पर्स करवाइए, मतलब हटाइए, खाली करवाइए, उसको भटकाइए। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट का टूटना, स्प्लिट करना, बिखरना। बिखरना इज द परफेक्ट वर्ड, ठीक है। अब समझो 2 चीज़ होता है, एक होता है स्पेक्ट्रम, वो जो 7 कलर देखते हो रेनबो में, कभी रेनबो देखा? रेनबो नहीं देखा है तो फिर तो भैया थोड़ा सा घर के बाहर भी बैठा करो, छत वत में जाया करो, और ख़ासकर जब मौसम सुहाना हो तो मौसम का भी लुत्फ़ उठाया करो। बहुत बार देखे हम। देखो
अब क्या ही बोले, बोल रहा है रेनबो नहीं देखे। अब हमको मतलब अजीब ही लग रहा है, ये नया ही बात सुने। ऐसा दुनिया में लोग भी है, आलोक दे जैसा आलोकित व्यक्ति है आलोक, ठीक है, एकदम आलोकित किया हुआ है पूरा संसार को, लेकिन खुद रेनबो से आलोकित नहीं हुआ है। कोई बात नहीं आलोक, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। नाउ जो 7 कलर जो उसमें देखते हो ना, विबग्योर, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, उस बैंड ऑफ 7 कलर, उस 7 कलर का पट्टी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। द बैंड ऑफ 7 कलर, 7 कलर का पट्टी मतलब ग्रुप, समूह, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और ये जो 7 कलर में एक व्हाइट लाइट टूटता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। स्पेक्ट्रम और डिस्पर्शन में थोड़ा सा फर्क है। 7 कलर के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उस फेनोमेना जिसमें वो टूटता है व्हाइट लाइट 7 कलर में, स्पेक्ट्रम में जो टूटता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो द बैंड ऑफ 7 कलर फॉर्म्ड ऑन अ व्हाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ये बैंड ऑफ कलर पे ही फोकस करना, बैंड ऑफ 7 कलर, ठीक है। अब इसको हम लोग विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक एक्रोनिम या एक्रोनिम है, एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। विबग्योर, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ये मेरा बना विबग्योर। कोई दिक्कत है? बोलिए, है तो फिर भी बोल दीजिए कुछ भी। चलिए अब ये देखो एक वाइट लाइट आया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 7 कलर में टूटता है, फर्स्ट सरफेस में टूटता है कि सेकंड सरफेस में टूटता है? फर्स्ट सरफेस में टूटता है या सेकंड सरफेस में? देख ली ना, चीटिंग कर ली ना पीछे से। चलो ये चीज़ मेरे को बताओ, फर्स्ट सरफेस में टूटता है या सेकंड सरफेस में टूटता है? 7 कलर का बैंड फर्स्ट सरफेस में ही टूट जाता है, तो दूसरा सरफेस में क्या होता है? दूसरा सरफेस में वो और फर्क हो जाता है, और डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। पहला सरफेस में तुम देख रहे हो 7 कलर में टूटा, क्यों टूटा? क्योंकि स्पीड ऑफ सभी का स्पीड अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है, और अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है लाइट का। हवा में अलग स्पीड था, ग्लास में अलग स्पीड था, तो इस वजह से ये क्या हो गया? टूट गया। अब टूटा तो ये एंगल तो डेविएशन यहाँ भी डेविएट किया, दूसरा एंगल में और ज़्यादा डेविएशन हो गया बोल लो, क्योंकि अब ये तो पहले से टूटा हुआ है कलर, और तो टूटेगा नहीं। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट ओनली टेक्स प्लेस एट द फर्स्ट सरफेस, नॉट द सेकेंड सरफेस। ये एक MCQ का बेस्ट क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट किस सरफेस पे होता है? सरफेस 1 या सरफेस 2 या बोथ सरफेस या नन? फर्स्ट सरफेस, बोथ नहीं। देखो यहाँ पर तो ये रेड अलग आ गया, ये वायलेट ऑरेंज अलग गया, येलो अलग गया, सब अलग अलग जा रहा है, तो वो तो फिर और स्प्लिट नहीं ना किया सेकंड सरफेस पे। ये तुमको रेड और स्प्लिट करते हुए दिख रहा है क्या? तो बस डेविएट ज़्यादा कर रहा है। और डेविएशन कौन सा सरफेस पे हुआ? फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, बोथ या नन? ये बताओ, ट्रिकी क्वेश्चन। डेविएशन ऑकर्स एट ऑप्शन 1 फर्स्ट सरफेस, ऑप्शन 2 सेकंड सरफेस, ऑप्शन 3 बोथ, या ऑप्शन डी नन? बोथ। डेविएशन टेक्स प्लेस एट बोथ सरफेसेस। इसको लिख लेना, ठीक है, अभी लिखो, बाद में लिखो, वीडियो देख के लिखो, लिख लेना जरूर से, ठीक है, कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट takes place at first surface only and deviation of light takes place at both surface, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेविएशन हो रहा है, अब आते हैं स्प्लिटिंग। ये क्या होता क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट।
ये पूरा फेनोमेना को स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ये दोनों बैंड ऑफ 7 कलर और ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम और डिस्पर्सन का डेफिनेशन अलग से लिख लेना जरूर से। अब एक कॉमन सेंस देखो। ओ अच्छा, अब एक कॉमन सेंस देखो, क्या वो जो कलर्स बन रहा है मेरा वो एग्जैक्टली अलग अलग होगा? नहीं, वो आपस में इंटरमिक्स्ड होता है। रेड और ऑरेंज तुमको सेपरेट सेपरेट भले हम लोग लिख दे रहे हैं, लेकिन रेड और ऑरेंज के बीच में रेड और ऑरेंज का मिक्सचर आएगा। होता बहुत सारा कलर्स है, लेकिन मेन 7 कलर ही हम लोग काम चलाते हैं। देखो लड़की लोग से पूछो, ये चीज़ बताएगी, कलर्स के बारे में अच्छा से बताएगी। अभी नहीं पता, बाद में पता चल जाएगा अगर अभी नहीं पता है तो, ठीक है। कौन सा होता है बेबी पिंक, कौन सा होता है डार्क पिंक, कौन सा लाइट पिंक, कौन सा रोज पिंक, कौन सा हॉट पिंक, कौन सा डार्क पिंक, बहुत सारा कलर्स है लड़की लोग के लिए। एक कलर में अनेक कलर खोज लेती है। कलर एक, नाम अनेक, सॉरी क्या ही बोले, छोड़ो हटाओ, ठीक है। तो ये सब जो कलर्स है ना, ये कलर्स का एक्चुअली मिक्सचर बीच बीच में अलग अलग कलर बनाता है, बट मेन 7 कलर ही हम लोग लेना है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत करना बीच में, अगर अलग अलग कलर का पैटर्न अगर दिखने को मिले डिस्पर्शन में। एग्जैक्ट बाउंड्रीज होता ही नहीं है। लाइट है, कभी भी रेनबो देखे होगे तो एग्जैक्ट बाउंड्री दिखता है। अच्छा यहाँ पे बोल दिया रेड कलर यहीं पे खत्म है भैया, अब आगे ऑरेंज स्टार्ट होगा भैया, अब आगे येलो स्टार्ट होगा भैया, ये और येलो ऑरेंज यहीं पे खत्म है। नहीं, आपस में समाया हुआ रहता है, सम्मिलित रहता है एक दूसरे में सारा कलर, ठीक है। क्लियर बात, वेरी गुड। स्प्लिटिंग समझ गए। चलिए अब आगे का एक टॉपिक है, इसको खत्म कर लेने दो। वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ये वाइट लाइट 7 कलर्स का मिक्सचर है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ ग्लास प्रिज्म ओनली टू सेपरेट द 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट। और ग्लास प्रिज्म का क्या रोल है इसमें? ग्लास प्रिज्म सिर्फ ये 7 कलर को अलग करता है। ये कौन खोजा था? न्यूटन। न्यूटन ने क्या किया, एक पर्दा में छेद किया, प्रिज्म रखा और पीछे स्क्रीन बनाया। वाइट लाइट आया, एक छेद से वो लाइट आया, लाइट का रे, और वो प्रिज्म पे गिरा, पर्दा पे 7 कलर दिखा। अब न्यूटन क्या था? साइंटिस्ट था, हम लोग जैसा तो था नहीं। क्या 7 कलर में टूटता है, ठीक है, बुक छपवा देते हैं। नहीं, उसको ये भी देखना था, हो सकता है दूसरा साइंटिस्ट उसको ये कर देता, गलत साबित कर देता। कैसे गलत साबित कर देता? वो वाइट लाइट टूट रहा है कि प्रिज्म का प्रॉपर्टी है? किसका प्रॉपर्टी है ये बताओ? ये प्रिज्म का प्रॉपर्टी भी तो हो सकता है कि वो 7 कलर में तोड़ दे रहा है, अलग अलग कलर दे रहा है, या लाइट का प्रॉपर्टी है कि वो 7 कलर में? ये लाइट का प्रॉपर्टी है। प्रिज्म बस उसको हेल्प करता है, क्योंकि स्पीड अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग मीडियम में लाइट का अलग अलग स्पीड है। तो वो क्या किया, देखो एक क्या किया, देखो एक वो क्या किया, पर्दा से छेद किया, छेद से लाइट रे लाया, ये लाइट रे आकर के स्क्रीन में 7 कलर में टूटा, ठीक है। हम रैंडम बना दे रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या किया ना, यहाँ पे जो स्क्रीन पे ग्रीन लाइट में फिर से छेद किया, और इस बार उल्टा प्रिज्म फिर से रखा। उल्टा क्यों रखा? एक तो ऑलरेडी नीचे जा चुका और नीचे चला जाएगा, इसलिए उल्टा रख लिया, ठीक है। अब ये ग्रीन लाइट इससे पार हुआ, ग्रीन लाइट इससे पार हुआ, चलो ग्रीन ही बनाते हैं। ये ग्रीन लाइट इससे पार हुआ, ग्रीन लाइट जब डेविएट किया तो स्क्रीन में ग्रीन ही निकला। तो न्यूटन बोला कि अच्छा ये प्रिज्म का प्रॉपर्टी नहीं है, प्रिज्म का प्रॉपर्टी रहता तो इस ग्रीन लाइट को भी और कुछ कलर्स में तोड़ता। ये वाइट लाइट का प्रॉपर्टी है, वाइट लाइट का प्रॉपर्टी है जो कि ये 7 कलर में टूट रहा है। समझे न्यूटन कैसे चेक किया? समझे न्यूटन क्यों साइंटिस्ट था? ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। रेड ऑरेंज येलो ये सब पता है। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट ऑकर्स बिकॉज कलर्स, यहाँ रीजन दिया हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता क्यों है? क्योंकि वाइट लाइट ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड थ्रू द ग्लास प्रिज्म। वाइट लाइट बिकॉज कलर्स ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट जिस कलर से मिलकर के बना हुआ है वो सब कलर का ग्लास में अलग, एयर में अलग स्पीड नहीं होता। एयर में सबका एक ही स्पीड होता है, इसीलिए वाइट लाइट आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन ग्लास में 7 कलर का अलग अलग स्पीड है, इसीलिए वो अलग अलग मुड़ जाता है। क्लियर बात? वेरी गुड। When white light consisting of 7 colors falls on a glass prism, each color is refracted
और डेविएटेड, रिफ्रैक्शन का मतलब डेविएशन भी बोल सकते हैं, बाय अ डिफरेंट एंगल विद द रिजल्ट दैट 7 कलर्स आर स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम। और यही वो कारण है, सातों कलर अलग अलग रिफ्रैक्ट होता है क्योंकि सातों कलर का स्पीड अलग हो जाता है, ग्लास के अंदर, हवा में नहीं, तो इसीलिए सातों कलर अलग से टूट के अलग बैंड बनाता है। अब द रेड कलर इज डेविएटेड द लीस्ट। लाल कलर जो प्यारा सा कलर है हमारा, सबसे कम डेविएट होता है बाबू, सबसे कम डेविएट होता है रेड कलर। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो डेविएशन इज लेस, और अगर वेवलेंथ कम तो डेविएशन ज़्यादा। रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, इसीलिए सबसे कम डेविएट करता है। इसीलिए हम लोग इमरजेंसी लाइट में रेड लाइट को एज अ इमरजेंसी लाइट यूज़ करते हैं, रोकने वोकने के लिए, डेंजर साइन के लिए हम लोग रेड यूज़ करते हैं ताकि दूर से दिख सके। क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? वेरी गुड। तो रेड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला है, इसीलिए सबसे कम डेविएट करता है, और उसी तरह वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, इसीलिए सबसे ज़्यादा डेविएट करता है वो। ठीक है, अब ये रीजनिंग अच्छा से कर लीजिएगा तो आराम से आपका सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब रिकॉम्बिनेशन एक बहुत सीधा सा टॉपिक है। उल्टा प्रिज्म एक बार फिर से लगा दो, वो वापस से वाइट लाइट बन जाएगा, क्योंकि इन्वर्स वाला काम तो एकदम हर चीज़ करता है लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है एक तरह से। ठीक है, चलिए अब रेनबो का अगर केस देखोगे तो समझो रेनबो एक्चुअली होता क्या है। द रेनबो इज एन आर्च ऑफ 7 कलर। आर्च मतलब इस तरह से जो कर्व वाला ये बनाता है वो है आर्च। ये इस तरह का शेप को आर्च बोलते हैं। ठीक है, इट इज एन आर्च ऑफ 7 कलर इन द स्काई विच प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सन्स लाइट। ठीक है, देखो, द रेनबो इज एन आर्च ऑफ 7 कलर विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सन्स लाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमोसफेयर। ठीक है, ये रेन ड्रॉप से पड़ता है। अब द रेनबो इज एक्चुअली ए नेचुरल स्पेक्ट्रम जो कि सनलाइट के थ्रू बनता है स्काई में। ठीक है, अब तुम समझ लो, द रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज शाइनिंग एंड इट्स रेनिंग एट द सेम टाइम। या बारिश हो चुका हो या बारिश हो रहा हो और धूप भी निकला हो। बारिश हो चुका होता है तब कैसे बनता है? क्योंकि हवा में नमी होता है, मॉइस्चर होता है, वाटर का ड्रॉपलेट्स मौजूद होता है, और इसलिए दिखता है हम लोगों को। और एक चीज़ हमेशा याद कर रखना, एक रेनबो ना कंप्लीट सर्कल होता है। वो सर्कल कंप्लीट सर्कल होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को सिर्फ आधा या क्वाड्रेंट के शेप में दिखता है हम लोग को विजिबल। वो हम टॉपिक अच्छे से बता देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जान लो एक कंप्लीट सर्कल ही होता है वो। ठीक है, अ रेनबो इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ वाइट सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स या फिर वाटर ड्रॉप्स, जो कि ड्रॉपलेट्स के रूप में हवा में नमी के रूप में मौजूद होता है इन द एटमॉस्फेयर। ईच रेन ड्रॉप एक्ट्स एज अ टाइनी ग्लास। हर रेन ड्रॉप कैसा एक्ट करता है? टाइनी ग्लास, जो कि प्रिज्म के जैसा होता है, और स्प्लिटिंग द सनलाइट इनटू अ स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है। एक सनलाइट घुसा, यहाँ टकराया, फिर वापस इधर आया। ठीक है, यहाँ पे टोटल TIR हो जाता है। ये वर्ड से फेमिलियर हो जाओ, ये वर्ड हम एक बार और अच्छे से समझाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कभी भी एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल करके एक एंगल हो, ये बिना जाने नहीं आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब अभी इतना समझ लो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में घुसता है और वो उस मीडियम से निकलने का कैपेबिलिटी रखता है, बट निकलता नहीं है, और उसी में वापस सारा का सारा लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, तब उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। याद रखना, रिफ्रैक्शन होना चाहिए था बट रिफ्रैक्शन थोड़ा सा भी नहीं हुआ, तब उसको रिफ्लेक्शन कह देते हैं। TIR शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे TIR हुआ और यहाँ पे हमारे आंखों में 7 कलर का बैंड दिखा। ठीक है, ये चीज़ होता है। द रेन ड्रॉप्स इन द एटमोसफेयर एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। ठीक है, अब अभी फिलहाल इतना ही समझना है आपको। द फॉर्मेशन ऑफ 7 कलर्ड रेनबो इन द स्काई शोज दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ये एक आप प्रूफ के लिए, अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि शो दैट या टेल हाउ कैन वी कंसिडर दैट व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स,
तो ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आप बता सकते हो इन द स्काई, ये बताता है कि हम लोग का वाइट लाइट 7 कलर में टूट के बना हुआ है। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। एक टॉपिक इसमें TIR है, ये लंबा टॉपिक है, इसको हम एक क्लास में अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, आज एक पार्ट खत्म हो गया, कोई डाउट है? आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।